हाँ 9 बज गए। ठीक है, पानी गिलास दे दें। पानी हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जगदीश भाई ठाकुर, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार हिम्मत सिंह पटेल साहब, नरंगपुरा की उम्मीदवार हमारी सोनल बहन, हमारे वरिष्ठ नेता व चेयरमैन रमेश चंद्र जी, के एच मुनियप्पा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री नासिर हुसैन साहब, सांसद गुरदीप सप्पल जी, रोहन गुप्ता जी, नीरव बख्शी जी, जिला अध्यक्ष अहमदाबाद चेतन चौहान जी, सचिव AICC पंकज पटेल जी, शोभा शाह जी और तमाम हमारे उपस्थित सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हिम्मत भाई पटेल के क्षेत्र में एक शानदार आम सभा का आयोजन किया गया। आप सब जानते हैं कि चुनाव गुजरात में जिस रूप में हो रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री अपने ही राज्य के अंदर, अपने राज्य में बार बार हर सप्ताह आ रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाने की जो कहावत है, वो ढंग से कैंपेन कर रहे हैं। गृह मंत्री भी आपके यहाँ के हैं, अमित शाह जी, वो बार बार आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और 15, 20, 25 इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिस रूप में दौरे कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? प्रधानमंत्री तो पद बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री को आने की क्यों जरूरत पड़ गई? इसका मतलब मान चुके हैं कि हालात बहुत खराब हैं गुजरात में और शासन ने कुशासन था। पहले इन्होंने बदला, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिए एक साथ में, वो भी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। ये नौबत क्यों आई? कोविड के अंदर जो लोग मारे गए, यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी रही, यहाँ पर इंजेक्शन के लिए लाइन, इलाज के लिए लाइन, और अहमदाबाद में तो कितनी गाड़ियों में लोगों ने अपनी जिप चढ़वाई थी। आप सोचिएगा क्या स्थिति थी, कितनी बदनामी हुई गुजरात की और अहमदाबाद की, पूरे देश के अंदर की। कोरोना की साल संभाल ढंग के इलाज तक संभव नहीं गुजरात के अंदर, इसीलिए मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। और साथ में आपका हिम्मत भाई पटेल, आपका यहाँ का विधायक, उसने पूरी जान लगा दी सेवा करने के लिए। सोनल बहन हो, हिम्मत भाई पटेल हो और जितने कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने सेवा ही हमारा धर्म है ये सोच करके कोविड के काल में बीड़ा उठाया और कोई कमी नहीं रखी, वो भी आपको एहसास है। पर इस प्रकार के जो हालात बने थे, बाद में 70 लोग मारे गए, नकली शराब पीने से मर गए, कोई कार्रवाई नहीं किसी पर। मौरवी के अंदर अभी 135 लोग मर गए। हम लोग मौरवी गए, वहाँ पर अस्पताल भी गए, घायलों से मिलने के लिए, दाह संस्कार में भी भाग लिया, सबसे मिले। हमने सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया। खड़गे साहब ने हमें कहा, हमें आरोप लगाया नहीं क्योंकि अभी घटना हुई है, पर जांच की मांग करें। आप सोचिएगा, अगर बीजेपी वाले हमारी जगह होते तो राजनीति करते, वो उसी वक्त आरोप लगाते, कांग्रेस पर, सरकार पर लगाते आरोप। पर हमारे यहाँ पर हमने सिर्फ इतनी मांग करी, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से
या इटा जैसे जांच करवा दीजिए कमीशन बैठा के, जिससे कि सच्चाई सामने आएगी और सजा मिलेगी लोगों को, तो फ्यूचर के अंदर कोई गलती नहीं करेगा, डरेगा भाई कल मुझे जेल जाना पड़ सकता है। यही तो होता है, और क्या होता है लोकतंत्र में। कोई मतलब नहीं इनको, ना कोई कमीशन बैठाया ना जांच करवाई। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ने जो है संज्ञान लिया, लताड़ लगाई सरकार को, इनके कोई फर्क पड़ता नहीं लताड़ से, और मुआवजा बढ़ाने की बात करी उन्होंने। अरे कांग्रेस के शासन में तो, क्योंकि लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है, जनता क्या सोच रही है वो सोच के सरकार को फैसला करना पड़ता है। जनता की भावना क्या है। हमारे उसमें कई मुख्यमंत्री बदल गए जन भावनाओं को देखते हुए, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। इनके 8 साल के राज में कुछ भी घटना दुर्घटना लापरवाही हो जाए, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं इनको, इतना घमंड अहम इनमें आया हुआ है। ये लोकतंत्र में टिकता नहीं है। लोकतंत्र में जनता बहुत होशियार है। हमारे देश के और प्रदेश के, आपके गुजरात के लोगों के रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अब राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है पूरे देश भर के अंदर, एक रूट बन गया है। यात्रा क्यों निकल रही है? जो पूरे देश का जो मुद्दे हैं, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर घर के वो संदेश गया राहुल गांधी का, वो महंगाई को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। वो बेरोजगारी भयंकर है देश के अंदर। माँ बाप चिंतित है कि हमारे बेटे का क्या होगा भविष्य, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकारी या प्राइवेट भी, वो मिल नहीं रही है। तब भयंकर बेरोजगारी, गुजरात में विशेष रूप से बेरोजगारी यहाँ पर है, और तनाव की स्थिति अलग है देश के अंदर। लोकतंत्र की स्थिति आप जानते हो, कमजोर हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कोई पत्रकार, कोई लेखक, कोई साहित्यकार भी कोई लेख लिख देता है इनके खिलाफ में, आलोचना करता है, इनको बर्दाश्त नहीं होती है। आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। आप सोचिएगा, लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष भी होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो आलोचना भी करता है, गलती पॉइंट आउट करता है, असमझ व्यक्त करता है। सत्ता पक्ष को उसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उसको सत्ता पक्ष को, सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। पर ये इनकी सोच ही लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली नहीं है। ये पूरी तरह फासिस्टी लोग हैं, लोकतंत्र का मुकुट पहन के सरकार चला रहे हैं। और देख लो किस प्रकार से 8 साल निकाल दिए इन्होंने। आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। नोटबंदी कर दी पहले, लाइनों में कितने लोग मर गए किसी को नहीं मालूम है। जीएसटी आ गया, हर चीज में जीएसटी लग गया है। जो रसोई की चीजें होती है उसमें जीएसटी लग गया। तो हालात इस प्रकार के हो गए हैं जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा। इस बार सरकार विरोधी बहुत भयंकर लहर है गुजरात के अंदर। इनकी गौरव यात्रा फेल हो गई। इनके कल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो मीटिंग फेल हो गई बड़ौदा के अंदर। मीटिंगों में लोग आ नहीं रहे, इनके हवा खराब हो गई इन लोगों की। और जनता के जबान पे आ गई है कि सरकार को बदलना चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग अगर बदलोगे सरकार को तो आप उपकार करोगे पूरे देश के अंदर, क्योंकि महंगाई खाली गुजरात में नहीं है, पूरे मुल्क में महंगाई है, पूरे मुल्क में बेरोजगारी है, पूरे मुल्क में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। पेट्रोल के, डीजल के दाम, दालों के दाम, तेल के दाम क्या है आपको मालूम है। आरोप लगाते थे
कांग्रेस सरकार जब यूपीए गवर्नमेंट इस आरोप लगाते थे, बड़े बड़े आरोप लगाए, कोलगेट के लगा दिए। अब वो कोलगेट कहाँ है? आपने 8 सालों की जेल भेजा किसी को, 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगा दिया, काला धन लेके आएंगे विदेश से, चर्चा होती नहीं देश के अंदर काले धन की। लोकपाल अन्ना हजारे बैठा दिया धरने पे, वो लोकपाल कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। तो आप सोच सकते हैं कि इनके शासन में जो वादे किए गए थे, मोदी जी खुद ने किए वादे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम लोग प्रति वर्ष, भूल गए वादे को। तो ये हालात जो देश में है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और देश हित के अंदर अगर गुजरात में सरकार बदलती है तो मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और इनका नेतृत्व भी समझ जाएगा कि चुनाव हारे क्यों गुजरात के अंदर। उसका पोस्टमार्टम होगा, मालूम पड़ेगा महंगाई के कारण हारे हैं तो महंगाई कम होगी देश के अंदर, वो कदम उठाए जाएंगे। अभी लापरवाही करे, परवाही नहीं कर रहे हैं ये लोग। मालूम पड़ेगा बेरोजगारी बहुत भयंकर है, उसका गुस्सा लोगों के अंदर है, इसलिए सरकार नहीं बन पाई हमारी, उसके कारण भी ये लोग कदम उठाएंगे कि रोजगार दो, नौकरी लगाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ। अभी तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, जा रहा देश से। ये तो दुख की बात है कि 9 लाख लोग चले गए देश से, देश छोड़ के। हालात ये है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा दुनिया के मुल्कों का, इन्वेस्टमेंट जा रहा है यहां से, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और कांग्रेस ने हमेशा फैसले किए जनहित में किए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए किए हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। जो कदम उठाए गए हैं, लंबी बात हो जाएगी, खड़गे साहब अभी आपको विस्तार से बात करेंगे। मैं खाली आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सोच सकारात्मक सोच है, बदले की भावना नहीं रखते हम लोग। ये लोग तो टारगेट करते हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, जुडिशरी दबाव में है, ये इलेक्शन कमीशन दबाव में है। ये तमाम हालात शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। जहाँ लोकतंत्र हो वहाँ पर इस प्रकार का दबाव सरकार का उन संस्थाओं पे, जो संस्थाएं इंडिपेंडेंट होती है, उस पर होना उचित नहीं हो सकता है। लोग कहाँ जाए? अगर पुलिस सुनवाई नहीं करे तो कहाँ जाएंगे आप कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे? वही दबाव में हो तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हालात हैं उसमें कांग्रेस ने आपसे वादे किए हैं, शानदार मैनिफेस्टो दिया है, शानदार उम्मीदवार खड़े किए हैं। आप देखा होगा कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में बहुत ही सोच समझ के दिए गए हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। मीडिया ही मानता है कि अच्छे उम्मीदवार घोषित किए कांग्रेस ने, और बीजेपी के 33 उम्मीदवारों ने रिबेल खड़े हो गए वो लोग उनके। तो आप सोच सकते हो कि विस्फोट कहाँ हो रहा है? विस्फोट हो रहा है बीजेपी के अंदर हो रहा है। आज तो मोदी जी पता नहीं क्या बोल गए, उनके जवाब तो खड़गे साहब देंगे आपको। आतंकवाद तक की बात कर ली उन्होंने कांग्रेस जोड़ करके। आप सोच सकते हैं कि क्या हालात है देश के अंदर। वचन दिए हमने आपको, 1040 में मिलता है गैस सिलेंडर। सरकार बनी कांग्रेस की तो आपको राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पर, वचन देके गए हैं कि आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा गुजरात के अंदर, ये वचन दिया है। इस प्रकार जो राजस्थान में हमने इसकी मनाई है, चिरंजीव योजना नाम रखा उसका, 10 लाख का बीमा फ्री है वहाँ पर, 10 लाख का इलाज हर परिवार का फ्री है, 1 रुपया खर्च नहीं होता वहाँ पर। ऊपर से किडनी है, लीवर है, बोन में ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैंसर हो गया है,
10 लाख 15 लाख खर्च होते हैं, तो वो आपको 10 लाख से अलावा आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास लोगों होता ही नहीं, ऐसा होता है कभी क्या, पर है वहां पर। अगर आपके 10 लाख में से 4 लाख खर्च हो गए इलाज के, 6 लाख ही बचे हैं, और घर में कोई बीमारी आ गई, उसका खर्चा 10-12 लाख भी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, वो सरकार देगी। 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए, आपके परिवार के लिए। ऐसा कहीं नहीं होता जो हमारे राजस्थान में है। वही वादा यहाँ किया गया गुजरात के अंदर, 10 लाख का बीमा यहाँ होगा, 3 लाख के कर्जे माफ होंगे, किसानों के भी नौकरी लगेगी यहाँ पर। आज यहाँ पर लाखों नौकरियां जो है लगने रही है, रिक्त स्थान है यहाँ पर, वो होगा। 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। आप बताइए 300 यूनिट किसे कहते हैं? आपके कंपनी 50-60 लाख लोगों का ज्यादा बिल जीरो आएगा उसके बाद में। ये वादा किया कांग्रेस ने। कोरोना पीड़ित जो लोग हैं उन हर परिवार को 4 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया होगा आपको शायद। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने बहुत बड़ा निर्णय किया राजस्थान में, ओल्ड एज पेंशन का। ओल्ड पेंशन योजना हमारी है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने लागू किया। उसका बहुत वेलकम हो रहा है कर्मचारियों में। आपके यहाँ भी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे, डर के मारे, भय के मारे। हिमाचल में तो इश्यू बन गया था वहां बहुत बड़ा, इश्यू को लेकर, ओपीएस को लेकर। तो मैं कहना चाहूंगा जो वादे हमने और भी कई वादे किए, तो आपको बताया होगा नरेगा की तरह शहरों में हमने काम खोल दिए हैं गरीबों के लिए, रोजगार के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो काम हमने कहा है आपको वो सरकार पूरा करेगी। और जन घोषणा पत्र का नाम भी राहुल गांधी जी ने दिया है। पहले घोषणा पत्र होता था, उन्होंने कहा जनता से पूछो कि क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप चाहते हो सरकार से, अगर हमारी सरकार बनेगी तो आप क्या उम्मीद करते हो। उसके आधार पर हमारे यहाँ पर मैनिफेस्टो बना है, शानदार मैनिफेस्टो है। सब लोगों ने उसको वेलकम किया है। सब बुद्धिजीवी हो, साहित्यकार हो, पत्रकार उसका वेलकम कर रहे हैं। वो तमाम मैनिफेस्टो जो है सरकार बनते ही कैबिनेट में रखा जाएगा और चीफ सेक्रेटरी को कहा जाएगा कि हम वादे करके आए जनता से, वादे पूरे करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यही राहुल गांधी की सोच थी कि खाली घोषणा पत्र से काम नहीं चलता है, वादे करो मत, ये तो करो मत वादा, कोई करो तो निभाओ पूरा उसको। ये सोच राहुल गांधी की है और मैं समझता हूँ उसी रूप में हम लोग सोचना चाहिए। बाकी आपके यहाँ तो हालात बड़े खराब है। कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी बड़ौदा वगैरह में, गुजरात में, वो बंद हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। आजादी के पहले आपके यहाँ भयंकर इतना अच्छा माहौल था, उद्योग धंधे थे छोटे बड़े, वो सब बंद हो गए धीरे धीरे। बड़े बड़े उद्योग धंधे थे आपके यहाँ, मिलें थी टेक्सटाइल की। गुजरात बहुत संपन्न राज्य रहा है देश का, आज वो स्थिति नहीं है। यहाँ बेरोजगारी भी बहुत भयंकर है, जो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि 27 साल के बाद में आप लोगों को चाहिए कि एक बार वापस मौका दे कांग्रेस को। आप पार्टी जो है इसका, इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये मेरी अपील आपसे है। ये लोग पता नहीं क्या वादे करते हैं, बरगलाते लोगों को भ्रमित करते हैं। जो वादे गुजरात में किए अब इन्होंने फिर करके, वैसे ही वादे इन्होंने पंजाब के लगता हुआ है हिमाचल प्रदेश। पहले केजरीवाल साहब वहां गए थे हिमाचल प्रदेश में, रोड शो किए, वादे किए बड़े बड़े, पता नहीं अचानक क्या हुआ। अपना जो कैंपेन था इस चुनाव का, जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं बोरिया बिस्तर बंद करके आगे वापस, मतलब कैंपेन बंद कर दिया। वहां पर कैंपेन बंद कर दिया, सब ऑफिसर बंद कर दिए अपने इलेक्शन ऑफिसर, और चले गए वहां से अभी चुनाव चलते हुए।
ये क्या षड्यंत्र है, समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी और आप पार्टी बीच में क्या संधि हुई है, क्यों बंद किया ऑफिस, ये समझ के परे है। यही यहाँ स्थिति है। पहले के पहले बहुत बड़े फैल रहे थे यहाँ पर गुजरात के अंदर, मीडिया को पकड़ रखा है, खूब मीडिया को पैकेज देते हैं लोग विज्ञापन के लिए, पूरा मीडिया दिखाता रहता है बीजेपी को और आपके आप पार्टी को। आप देखते हो इलेक्शन बॉन्ड आ गए मार्केट के अंदर, पूरी तरह बीजेपी लूट रही है उद्योगपतियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। बाकी किसी को दे दे, कांग्रेस को दे तो छापे पड़ जाते हैं इनकम टैक्स के, वहां पर उद्यमी के यहाँ पर वो दे नहीं सकता। ये लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की हरकतें होगी, एक तरफा चंदा जाएगा, बाकी पार्टी क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे वो लोग, ये स्थिति आज देश के अंदर बन गई है। इसलिए आपको उनको समझना पड़ेगा जो इनकी चालें हैं। पहले कहते थे चाल चरित्र चेहरा, हम लोग अलग तरह के लोग हैं, पूरे देश ने देख लिया इनकी चाल क्या है, खूब करप्शन हो रहा भयंकर, इनकी चरित्र क्या है और ये चेहरा क्या, लोग समझ गए हैं। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। इस महासभा को वो संबोधन करें, हम सब उनका तालियों से स्वागत करेंगे। इस मंच पर पधारे हुए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी, इंचार्ज सेक्रेटरी श्री रघु शर्मा जी, सीनियर लीडर और जाने माने कांग्रेस के नेता रमेश चनिताला जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर केएच मुनियप्पा जी, इस बाजू एरिया से जो चुनाव लड़ रही है, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीमती सोनाल पटेल जी, राज्यसभा के सदस्य श्री नासिर हुसैन साहब, रोहन गुप्ता जी, नीरव बख्शी जी, हिम्मत सिंह पटेल जो यहाँ के उम्मीदवार है और वो जो वर्किंग प्रेसिडेंट भी हमारे पार्टी के हैं, चेतन चौहान और गुरदीप सप्पाल, ये सभी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण हैं और बाकी इस मंच पर बैठे हुए तमाम साथियों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, भाई और बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, जो गुजरात में चुनाव हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए महत्वपूर्ण है और इसको महत्वपूर्ण बनाया गया कि असेंबली चुनाव में हमेशा
ऐसा होता है और मेरे राजकीय जीवन में मैं 55-56 साल गुजारा हूं और 51 साल से मैं एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर बन के ही हूं कांग्रेस पार्टी से। एक दिन भी मुझे आपने फुर्सत नहीं दिया, आपने मुझे चुनते ही रहा। मैं 12 इलेक्शन में 11 इलेक्शन जीता। ये एक ही इलेक्शन, वो भी बीजेपी वाले प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर, सभी ने मेरे किले पे दावा किया और वो अपने अपने चाल चल के मुझे चुनाव में जैसा उनको शिकस्त देना चाहते थे उनके मन की इच्छा पूर्ति हो गई। ठीक है, लोकतंत्र में तो ये होता है, मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं लगातार 50 साल से चुन के आ रहा था। मुझे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में रोक लगी, ठीक है, लेकिन वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, मैं समझ सकता था। अरे गुजरात का इलेक्शन, ये गुजरात के लोगों का इलेक्शन है, ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं है। क्या मोदी साहब प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के पुनः आएंगे? क्योंकि कहीं भी जाओ, भाइयों और बहनों, मुझे देखकर वोट दीजिए, मुझे चुनकर लाइए, मेरे लिए आप काम कीजिए। ये बोलने की आवश्यकता अब क्यों पड़ी? आज तक तो नहीं बोलते थे आप। आज तक तो बीजेपी को वोट दो या यहाँ के जो नेता, जैसा हमारे तरफ से, कांग्रेस के तरफ से ठाकुर साहब वोट मांगते हैं, उनके साथी मांगते हैं, वैसा यहाँ के लोग अगर चुनाव प्रचार करते तो ठीक था। लेकिन अब इस चुनाव में मोदी साहब वार्ड फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला फिर रहे हैं। क्यों भाई? कुछ में दाल में काला है, कुछ ना कुछ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। एक प्राइम मिनिस्टर पूरा देश का काम, विदेश का काम छोड़ के 15-15 दिन, 20-20 दिन यहां बैठते हैं, तो कुछ कमजोरी यहां है। वैसा ही होम मिनिस्टर भी यही है। 40-50 जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स है, हर क्षेत्र में, हर असेंबली क्षेत्र में आपको 4-5 मिनिस्टर मिलेंगे। वो केंद्र के हो, राज्य के हो, आसाम से लेकर कर्नाटक तक जहां जहां उनकी सरकार है, उधर उत्तराखंड से लेकर हमारे तमिलनाडु तक सभी मिनिस्टर यहां पर है। क्यों? क्या डर है? छोड़ दो ना, लेवल प्लेइंग ग्राउंड कर दो। अरे खुला अगर मैदान है, यहां के लोग किसी को पसंद करेंगे, उसी को लाएंगे। आप तो प्रधानमंत्री है, वो ठीक रहो, लेकिन नहीं, मनुष्य को जब दुराशा बनती है, वो जब और भी
अगर अधिकार मिलता है तो जब और भी अधिकार चाहता है तो ऐसा हर जगह आदमी भटकता है। तो इसलिए ये महत्व का बोल रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जब खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स परेशान हैं और आपको भी परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहा कि ये इंपॉर्टेंट है चुनाव, इसीलिए आपको जागृत रहना चाहिए। और कहीं जाओ हिंदुस्तान के किसी कोने में, उनका एक ही कहना है, मैं गुजरात मॉडल बनाऊंगा। और देखो जाओ गुजरात में क्या हो गया। अरे भाई गुजरात में 49% अनएम्प्लॉयमेंट है युवाओं में। क्या ये मॉडल है? छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता। हिंदुस्तान में सबसे कमजोर राज्य अगर है वो गुजरात है। वो इंडेक्स आप देख लीजिए, आपको मिलेगा 30 स्टेट में कौन सा स्टेट ये कुपोषित, क्या बोलते हैं आप, बच्चे कहां हैं, सबसे छोटे कद के बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं। और यहां बालिका की संख्या क्यों कम हो रही है, इसके लिए सोचिए। लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, महंगाई कम करिए। ये सब छोड़ दिए, मैंने वो बनाया, मैंने ये बनाया, कहां है? और कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे कांग्रेस 70 साल में अगर कुछ नहीं करती तो इस डेमोक्रेसी में आप आज जो प्रधानमंत्री बने वो नहीं बन सकते थे। ये देन कांग्रेस की है। हो सकता है हम हारते हुए आए होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी और संविधान, इसको हम जिंदा रखने में जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, इन्होंने सब मिलके जो काम किया, उसलिए आज इस देश में डेमोक्रेसी जीवित है। उस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश आप कर रहे हो। और जब भी लोगों के ओर से सरकार बनती है, चुन के आते हैं कांग्रेस के, तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में हमको मेजॉरिटी थी, हमारी सरकार थी, किसने गिराया? किसने गिराया? बीजेपी ने। क्यों भाई? आपको बस नहीं था, पेट नहीं भरता था, क्या भूखे थे? हाँ ठीक है, आप भूखे थे, पावर के हंगर थे, हंगरी थे, अधिकार का। आपने कर्नाटक गिराया, मध्य प्रदेश गिराया, मणिपुर गिराया, गोवा गिराया। ये सब राज्यों में लोगों ने हमको मदद की, कांग्रेस पार्टी को मदद की। जब लोगों का सपोर्ट हमको है तो वहां पर क्या जरूरत थी मोदी जी को सरकार गिराना, एमएलए को खरद फरोख्त करना और अपने सरकार को वहां पर बिठाना। और बात में यही कहते हैं हमने ये काम किया, वो काम किया। ठीक है भाई, अगर आपने काम किया होता तो आप मध्य प्रदेश में भी आते थे, अगर आप काम किए तो मणिपुर में भी आते थे,
अगर काम किए होते तो अरुणाचल में भी आते थे, अगर आप काम किए तो गोवा में भी आ सकते थे। अगर आप काम अच्छा किए हैं, आज जो घर घर फिर रहे ना, उसकी आवश्यकता नहीं रहती थी। और हमेशा उनका एक टॉन्ट मारने का एक तरीके से कांग्रेस को कहना, क्या किया कांग्रेस ने? अब मैं यही पूछूंगा, अरे भाई 27 साल तो आपकी हुकूमत यहां है, फिर यही भी क्यों नहीं हटी? एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिए? बच्चों का हेल्थ क्यों नहीं सुधारे? 28,000 टीचर्स की नौकरियां खाली है और 20,000 स्कूल क्लासरूम बनना है। ये मॉडल है आपका मोदी मॉडल। और इतना ही नहीं, किसी क्षेत्र में भी जाओ, जो वो कहते हैं वैसा नहीं है। और आज मैं ये कहूंगा कि ये मेरे आंकड़े नहीं, ये आंकड़े हमने पार्लियामेंट से उनके क्वेश्चन के उत्तर के रूप में मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? गुजरात में 17 और 18 की डबल डिजिटल विकास दर गिरती चली। 18-19 में 8.9% था, अब वो 7%, 7.3% हुआ। और उसी के साथ आज गुजरात में 23% लोग गरीब हैं, गरीब के रेखा के नीचे। अरे आप सब कुछ दे रहे, फिर गया कहां पैसा? ये मैं पूछना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, आज और एक बात आपको बताना चाहूंगा। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां थी, गुजरात में, गुजरात पर कर्ज कितना था? 10,000 करोड़। और आज कितना है? 3,08,000 करोड़। और आने वाले दिन में ये होगा 4,64,000 करोड़। इतना कर्जा करके आप लोगों को रखे हैं, क्या आप तो आपके पास ही लेंगे? वो अपने जेब से कोई नहीं देगा, ना मोदी देंगे, ना शाह देंगे, कोई और देंगे। और सब आपको जीएसटी डाल के पूछेंगे क्या है। आपको मालूम है जीएसटी कैसा लगा है उन्होंने? आटे पे जीएसटी, बच्चों के पेंसिल पे जीएसटी, पेपर पे जीएसटी, हर चीज जो अवश्य वस्तु, दूध पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी बढ़ा बढ़ा कर वो कह रहे हैं गरीबों की भला हमने की। अगर हमको 70 साल का बोलते हैं या हमारे हिस्से को अगर 55 साल आते हैं, तो उसमें 27 साल तो आपके इसी जगह हो गए ना। बाकी को जनता पार्टी की, वो की, फलाना पार्टी वाले हुकूमत की। कांग्रेस पार्टी का अगर करे, निकाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक या नरसिंह राव तक, ठीक है, हम 55 साल का होता है, लेकिन आप उसका आधा 27 साल तो आप ही किए। फिर क्यों नहीं सुधार हो रहा है? और ऊपर से बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो क्या गुजरात में जो लीडर थे, बड़े बड़े नेता, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे मेहता साहब हो, और मैं नाम पढ़ूंगा तो हमारे को कईयों नाम मिलेंगे, क्या वो सभी कुछ नहीं किए देश के लिए? सब कुछ इनके जमाने में ही बना।
केंद्र की कोई बात होती है, हमने किया बोलते हैं। अब इधर इधर ये बात शुरू हो गई। कौन सा? डबल इंजन। हमारे पास 2 इंजन रहते हैं, डबल इंजन भी लगाते हैं। जो डेमो ट्रेन रहती ना, डेमो ट्रेन को क्या होता है, छोटी ट्रेन रहने से किसी स्टेशन पे पानी वो नहीं मिलता, इसीलिए एक लेके जाने वाला इंजन रहता है। फिर उस स्टेशन में रुकने के बाद सामने के इंजन इसको लेके फिर आती है वापस। एक जाने वाली, एक लाने वाली। ये डबल इंजन वो एक मॉडल है। और एक मॉडल ये जो कहते हैं स्टेट और राज्य मिलके, केंद्र मिलके हम स्पीड करेंगे, डबल इंजन स्पीड करके हम डेवलपमेंट करेंगे। भाई आपका डबल इंजन ये तो फेल हो गया है। एक तो बहुत दिन हो गए इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन काम नहीं कर रहा, इसीलिए तो आप 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदल रहे हो। तो आपके इंजन इतने खराब है, 2 साल को एक इंजन बदल रहे। कोविड में बदल रहे हो, क्योंकि अगर कोविड में अच्छा कोई चीफ मिनिस्टर काम करता तो उसको कोई नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे उनको जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उनके इंजन बराबर काम नहीं कर रहे। जब इंजन काम नहीं करते तो डब्बा, माल का डब्बा भी ढो लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए दोस्तों, उनके बहकावे में मत आओ। एक चांस हमको दो। कांग्रेस पार्टी काम करते हुए आई है और हमारे पार्टी के नेता अपनी जिंदगी देश के लिए लगाई है। महात्मा गांधी जी गुजरात के, लेकिन सारे देश उनको नमन करता है। महात्मा गांधी जी इस राष्ट्रपिता है, वो गुजरात के हैं, हमने तैयार किया है, कांग्रेस पार्टी के हैं। आपके पास कोई ऐसा है? आप उनको भी बीजेपी और आरएसएस वाले नमन नहीं करते थे। आप जब प्रचारक थे, क्या आप उनकी फोटो लगा के फिरते थे? आप वोटों के लिए फिरते हो। उसी ढंग से जो इस देश को लोकतंत्र लाकर, उसको बनाकर, जो उसके नींव बहुत गहरा डाल दिए, उन जवाहरलाल नेहरू को भी आप नहीं छोड़ते। अरे जवाहरलाल नेहरू जी पंचवार्षिक योजना लाए, पब्लिक सेक्टर्स। आप तो जानते हैं अहमदाबाद वाले पब्लिक सेक्टर्स में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। मोदी जी जो नेहरू जी पब्लिक सेक्टर किए थे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो टेलीफोन इंडस्ट्री हो, HAL हो, HMT हो, बहुत सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब पब्लिक सेक्टर्स उन्होंने बनाया, कांग्रेस ने बना के रखा। आप एक एक बेच के खा रहे हैं, अपने दोस्तों को बेच के खा रहे हैं या नहीं? नहीं। किसके पास है भाई पैसा? कहां गया वो? अपने चंद दोस्तों को अमीर बनाने के लिए, गरीब को और गरीब बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हो। और हमको कहते हैं क्या किए कांग्रेस वाले? आज देश में 30 लाख नौकरियां खाली है, 30 लाख नौकरियां हैं। अगर सिर्फ गुजरात का ही लिए 5 लाख नौकरियां खाली है। टीचर के हो, दूसरे और बैंकों के हो, कोऑपरेटिव के हो, अनेक सभी का अगर हम हिसाब लेंगे तो इतने नौकरियां खाली हैं। आप क्यों नहीं दे रहे भाई? अब चुनाव आया, आपके चुनाव प्रचार में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहते हैं
हम 5 लाख नौकरियां दे रहे। कहां से दे रहे भाई? कहां गए आपके वायदे? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था क्या नहीं? 2 करोड़ नौकरी। अब 8 साल में कितने हो गए? 8 साल में 16 करोड़। कहां है 16 करोड़? अरे इन्हों 16 लोगों को भी अपॉइंटमेंट नहीं किया अब तक। 16 करोड़ नौकरी तो नहीं है। और उसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी भर्ती नहीं कर रहे। अगर जो डिपार्टमेंट में भर्ती करते हैं उसकी सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री बांटते हैं। ये तो डिप्टी सेक्रेटरी वो है साइन करके भेजने का है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, कितने झूठ बोलेंगे? उनकी भी गलती नहीं है और सच भी कभी बोल लेते हैं। जब ये हो गया 15 लाख का जुमला, नोटबंदी का और एम्प्लॉयमेंट का, तब वो भाई वो तो इलेक्शन में जुमले हैं। ये मैं नहीं कहा, उन्होंने ही कहा 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपए कहाँ है भाई? काला धन ला के देने वाले थे, कहाँ है? पूछे तो क्या बोले शाह? अरे वो तो इलेक्शन में जुमले ऐसे ही बोलते रहते। तो समझिए अब जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालकर फिर बार बोल रहे हैं वो भी एक इलेक्शन जुमला ही है उनका। और हमारा जो हम बोलते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। हमारा चुनाव जो प्रणालिका है, मैनिफेस्टो है, आपने देखा होगा और उसका जिक्र हमारे गहलोत साहब ने भी किया और आपको हमारे हिम्मत सिंह पटेल साहब ने भी किया होगा। तो ये तो किया है, लेकिन आपके जुमले इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो भी गुजरात के लोगों के साथ ही धोखा। कहीं किसी को मालूम नहीं है, वहां अगर कह देते तो बात हो रही। या सब कुछ मालूम है, उनको भी सत्य नहीं बताते। तो ये एक। दूसरी बात, सरदार पटेल को ये कांग्रेस वालों ने नीचा दिखाया, अंबेडकर जी को इन्होंने नीचा दिखाया, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही थे और एक थे, इसीलिए तो देश को मजबूत बनाया। ये अलग नहीं थे। क्या तुम्हारे थे क्या? क्या तुम्हारे ऑफिस में फोटो लगी थी उस वक्त? अरे आरएसएस को बैन किसी ने किया? सरदार पटेल ने किया। होम मिनिस्टर, कांग्रेस के होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने आरएसएस को बैन करा। और आप सरदार पटेल में, नेहरू में झगड़ा, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में झगड़ा। महात्मा गांधी जी को वो छेड़ते नहीं, क्योंकि यहां लोग अगर उनके बारे में कुछ कहे तो उनको लोग ये गुजरात छुड़वा देंगे। अरे महात्मा गांधी जी पूरे दुनिया के मशहूर महात्मा है। उन्होंने जो कुछ किया, आप इतिहास के पन्ने निकाल कर देखो। महात्मा गांधी जी ने कहा, अगर मेरा वारसदार कोई बनेगा नेक्स्ट, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा, ये उन्होंने कहा था। और ये बात सरदार पटेल जी भी यही कहे थे कि महात्मा गांधी का झुकाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ है, इसीलिए मैं संपूर्ण गांधी जी की बात मानकर पूरा मैं देश के हित में काम करूंगा। हम दोनों भाई भाई के जैसा मिलके इस देश को बनाएंगे,
ये वायदे उन्होंने किए थे, तुम उनको भी अलग करना चाहते हो। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, 10 बजे बंद होता, फिर मेरे को जल्दी पुलिस स्टेशन बुला लेंगे वो लोग। इसीलिए उससे पहले मैं अपने बात को खत्म करता हूं। बोलना और बहुत कुछ है, लेकिन ये है समय की कमी। और दूसरी चीज, ये जो इन्होंने आकर आपके पास झूठे वायदे कर रहे हैं, उस मोह में मत जाओ। एक चांस हमको दो, एक बार। अब देखो क्या बदलाव फिर आएगा। गरीब फिर सर उठ के फिरेगा और हर आदमी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिलेगा। ये लोग बात उठे ईडी, FIR, जाति जाति में झगड़ा, धर्म धर्म में झगड़ा, सब में झगड़े लगा के डिवाइड करके समाज को बर्बाद किए हैं। इसको एक बनाने के लिए ही राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप सभी उसको मजबूत बनाइए और देश को एक रखकर आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। ये कहते हुए हमारे जो दो कैंडिडेट है, दोनों कांग्रेस पार्टी के मजबूत खंबे हैं। ये लड़ने वाले लोग हैं। आपके मुसीबत में सामने आने वाले लोग हैं, आपका साथ देने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा आप हाथ को वोट देकर इन दोनों कैंडिडेट को आप जिताएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आखिरी एक बात बोलूंगा, आप सभी बोलना चाहिए, जय हिंद। अरे कोई बीजेपी वाले सो भी गए तो उठना चाहिए। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? इधर के लोग, इधर के तो रोड है। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार। मैं शहर अध्यक्ष नीरव